गुड इवनिंग गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। तो सबसे पहले आप लोग लिखो फर्स्ट पॉइंट, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ये पॉइंट तो आपने किया हुआ है। आप बिजनेस में से कैश निकाल के घर ले गए, तो सबसे पहले ये सोचो बिजनेस में कैश बढ़ रहा है या कम हो रहा है। बिजनेस से तो गया, कम हो रहा है, और जब कैश जाता है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो इसकी एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रीजन, जब कैश जाता है तो डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, और जब आप पर्सनल यूज के लिए कुछ निकालते हो तो उसे क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग से कैपिटल कम हो जाती है। कैपिटल वैसे तो होती है क्रेडिट, लेकिन डिक्रीज इन कैपिटल क्या होते हैं, डेबिट। राइट, ये पॉइंट तो आपने किया हुआ है। अब ये सीखते हैं सेकंड पॉइंट, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। इस बार आप गुड्स ले गए। देखो, आपको ये तो मालूम है कि पर्सनल यूज के लिए कुछ भी लेके जाते हैं, भले ही वो कैश हो या गुड्स हो, उन्हें क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। दोबारा सुनो, पर्सनल यूज के लिए अगर आप कुछ लेके जाओगे, घर लेके जाओगे, तो उसे ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो ड्रॉइंग्स तो पक्का आएगा यहाँ पे, ठीक है। जब कैश लेके गए थे तो भी ड्रॉइंग्स था, गुड्स लेके गए तो भी ड्रॉइंग्स होएगा। इस बार नीचे क्या आएगा वो सोचना है। जब कैश लेके गए थे तो नीचे आया था टू कैश, अब गुड्स लेके गए तो आपको लगेगा कि सर नीचे आएंगे टू गुड्स, बट ये है गलत। क्यों? देखो, कैश का तो अकाउंट ओपन होता है। जब बिजनेस में कैश आता है तो उसका अकाउंट ओपन होता है, इसीलिए उसको तो क्लोज कर सकते हो। बट क्या कभी गुड्स का अकाउंट ओपन किया है? कभी गुड्स लिखा है? तो गुड्स को क्लोज कैसे करोगे? पॉइंट क्या है मेरा, जब हम गुड्स खरीदते हैं तो क्या हम उसे गुड्स लिखते हैं? नहीं ना। क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं परचेजेस। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हम क्या लिखते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर उधार पे खरीदे होंगे तो टू क्रेडिटर। मतलब पॉइंट क्या है, जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हम गुड्स नहीं लिखते, हम परचेजेस लिखते हैं। तो जब गुड्स का अकाउंट ओपन नहीं किया तो गुड्स का अकाउंट क्लोज कैसे करोगे? तो इसीलिए गुड्स तो नहीं आ सकता, ठीक है। कुछ और सोचो, क्या यहाँ पे सेल्स आ सकता है? सेल्स भी नहीं आ सकता। रीजन, हमने गुड्स बेचे नहीं है, हम तो पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहे हैं घर। तो घर वालों से थोड़ी पैसे मांगोगे आप, तो बेचे तो है नहीं। सेल्स भी नहीं आ सकता। क्या परचेज रिटर्न आ सकता है? परचेज रिटर्न वो भी नहीं आ सकता। आपने गुड्स वापस थोड़ी करेंगे, तो फिर क्या आएगा, ना गुड्स, ना सेल्स, ना परचेज रिटर्न। यहां पे आएगा टू परचेजेस, ठीक है। अब डाउट आएगा और बहुत ध्यान से सुनना। यहां पे आएगा टू परचेजेस, क्यों आएगा, सुनो ध्यान से। जब हमने गुड्स खरीदे तो हमने एंट्री करी परचेजेस टू कैश या परचेजेस टू क्रेडिट, और आपने बिजनेस का एक्सपेंस दिखाया कि बिजनेस के लिए गुड्स खरीदे 1 लाख के, ठीक है। अब यही गुड्स आप घर लेके जा रहे हो, तो जब गुड्स खरीदे थे तो कौन सा अकाउंट ओपन किया था, परचेजेस। और यही गुड्स आप घर लेके जा रहे हो तो इसी को क्लोज करोगे। पॉइंट क्या है, जब गुड्स खरीदे थे तो बिजनेस का एक्सपेंस दिखाया था, ठीक है। अब तो घर लेके जा रहे हो, क्या ये बिजनेस का एक्सपेंस है? बिजनेस में तो यूज ही नहीं हुआ, तो बिजनेस का एक्सपेंस हटा देंगे। तो अब यहाँ पे आ जाएगा डिक्रीज इन एक्सपेंस। रीजन दोबारा सुनना, जब गुड्स खरीदे थे तो बिजनेस का एक्सपेंस दिखाया कि बिजनेस में 1 लाख के गुड्स यूज हो गए हैं। अब यही गुड्स आप घर ले गए तो ये तो आपका पर्सनल एक्सपेंस हो गया। क्या बिजनेस का एक्सपेंस हुआ? नहीं, तो यही हट जाएगा, डिक्रीज इन एक्सपेंस, ठीक है। दूसरा लॉजिक, जब आप बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करते हो तो आप करते हो कैश डेबिट, और जब कैश लेके जाते हो, कैश निकाला तो कैश हुआ क्रेडिट। तो जब गुड्स खरीदते हो तो परचेजेस को डेबिट करते हो ना, अब गुड्स गए तो परचेजेस होगा क्रेडिट, क्योंकि गुड्स का तो अकाउंट ओपन ही नहीं किया, ठीक है। तो परचेजेस ही आएगा और एक्सपेंस हट जाएगा, क्योंकि अब ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं रहा, अब ये आपका एक्सपेंस है, तो कैपिटल में से कट होगा। बिजनेस का एक्सपेंस हटा दिया। और थोड़ा सा प्रूफ करते हैं इसको, यहां देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है।
मान लो आपने बिजनेस के पैसों से गुड्स खरीदे, बट वो बिजनेस में यूज नहीं हो रहे, उन गुड्स को घर ले गए। दोबारा सुनना, बिजनेस के पैसों से गुड्स खरीदे और उनको घर ले गए, तो क्या होगा? कैश माइनस, क्योंकि पैसा तो गया, और कैपिटल माइनस। ठीक है, गुड्स में तो आएगा ही नहीं क्योंकि वो तो बिजनेस में यूज ही नहीं हुए। अब यहां देखो, मान लो आपने पहले बिजनेस के लिए गुड्स खरीदे थे, तो पहले आपने एंट्री करी परचेजेस टू कैश। ठीक है, परचेजेस टू कैश। अब यही गुड्स आप घर ले गए, यही गुड्स घर ले गए, तो एंट्री होती है ड्रॉइंग्स टू परचेजेस, जो मैंने आपको अभी बताई, ड्रॉइंग्स टू परचेजेस। ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताई, गुड्स घर ले गए। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखो क्या हुआ, परचेजेस से परचेजेस कट गया। पहले आपने एक्सपेंस दिखाया था, मैं बोल रहा हूं उस एक्सपेंस को हटा दो क्योंकि अब वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। तो क्या बचा? ड्रॉइंग्स टू कैश, मतलब कैश गया और कैपिटल कम हो गई। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, जब आप कैश विड्रॉ करते हो पर्सनल यूज के लिए तो ड्रॉइंग्स टू कैश होता है, और जब आप गुड्स विड्रॉ करते हो तो ड्रॉइंग्स टू परचेजेस होता है। ठीक है, लिख लो। अब लिखेंगे पॉइंट नंबर 3, गुड्स स्टोलन, गुड्स स्टोलन स्लैश लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट। गुड्स चोरी हो गए, तो सबसे पहले ये बताओ आपके लिए नुकसान या फायदा? हमारे लिए नुकसान, और लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये तो हमारे लिए एक्सपेंस है या लॉस है। ठीक है, दूसरी बात, क्या गया? कैश या गुड्स? गुड्स गए, लेकिन गुड्स तो लिखते नहीं है, तो क्या लिखेंगे? टू परचेजेस। तो एंट्री हो गई लॉस बाय थेफ्ट टू परचेजेस। जब गुड्स खरीदते हैं तो परचेज डेबिट होती है, अब गुड्स गए तो परचेज क्रेडिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। नंबर 4, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स जल गए, है तो नुकसान ही, तो इसकी जगह एंट्री हो जाएगी लॉस बाय फायर। बस लॉस बाय थेफ्ट की जगह लॉस बाय फायर आ जाएगा, बाकी तो सेम, टू परचेजेस। ठीक है, आपके लिए है तो ये भी एक्सपेंस या लॉस, एंड गुड्स गए, जो भी गुड्स खरीदे थे वो कम हो गए अब। ठीक है, नेक्स्ट, गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज चैरिटी स्लैश डोनेशन। आपने फ्री में बांट दिए, गुड्स को फ्री में बांट दिया है, तो खर्चा ही आपका। ठीक है, वो अलग बात है कि अपनी मर्जी से किया गया खर्चा है, बट है तो खर्चा। तो चैरिटी या फिर डोनेशन अकाउंट डेबिट। गुड्स तो फिर से कम हो रहे हैं, तो टू परचेजेस। ठीक है, सेल तो बोलोगे नहीं, फ्री में बांटे हैं ना, बेचे थोड़ी है। चैरिटी मतलब फ्री में बांट दिया, तो गुड्स तो फिर से कम हो रहे हैं, तो टू परचेजेस। सेल तो दिखा नहीं सकते, राइट? क्लियर? लिख लो। अब पॉइंट नंबर 6 लिखेंगे, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब रास्ते में चोरी हो गए, ट्रक से सामान आ रहा था और चोरी हो गया, तो आपके लिए तो है नुकसान ही, राइट? तो इसकी एंट्री हो जाएगी लॉस्ट इन ट्रांजिट, लॉस्ट इन ट्रांजिट टू परचेजेस। रीजन, चोरी हो गए तो आपके लिए नुकसान, और गुड्स तो गए तो टू परचेजेस। ठीक है, नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। फ्री में ट्राई करवाया लोगों को, इसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजमेंट। आपने देखा होगा जब आप कभी रास्ते में जा रहे होते हो तो एक छोटा सा कैंप लगा होता है, टेंट टाइप लगाते हैं छोटा सा, और फ्री में टेस्ट करवाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट। तो आपके लिए है तो खर्चा ही, भले ही आप आगे की सेल्स बढ़ाने के लिए करवा रहे हो, आप अपने फायदे के लिए ये काम कर रहे हो, बट फिलहाल तो खर्चा हो रहा है आपका। तो इसकी एंट्री होती है फ्री सैंपल्स, या फिर एडवर्टाइजमेंट भी बोल सकते हो, फ्री सैंपल्स या फिर एडवर्टाइजमेंट टू परचेजेस। ठीक है, अगर आप फ्री में ट्राई करवाओगे लोगों को, अपना प्रोडक्ट फ्री में खिलाओगे, तो आपका तो खर्चा हो रहा है, ठीक है, और गुड्स गए, राइट? अब सुनना ध्यान से, हमने जितने भी पॉइंट्स करे हैं अभी तक,
उसमें आपको कॉस्ट प्राइस भी दिया होगा, सेलिंग प्राइस भी दिया होगा, ठीक है। जैसे मान लो गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स जल गए, तो कॉस्ट प्राइस है उसकी 5 लाख और सेलिंग प्राइस है 6 लाख। तो आप किस पे दिखाओगे, कॉस्ट प्राइस पे या सेलिंग प्राइस पे? आप दिखाओगे कॉस्ट प्राइस पे। रीजन, आपने गुड्स बेचे नहीं है, आपका नुकसान हुआ है। और कितना नुकसान हुआ है? जितने भी गुड्स थे आपने सेल थोड़ी करे, तो ये सारी एंट्रीज में गुड्स दिखाए जाएंगे कॉस्ट प्राइस पे, राइट। अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी बताया था, इधर भी वही सेम रूल है, तो नोट लिख लो। इन ऑल द अबव केसेस, हमने जितने भी केसेस करे हैं आज, एंट्री विल बी पास्ड एट कॉस्ट प्राइस। आपको एंट्री किस पे दिखानी है? कॉस्ट प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे नहीं दिखाना, क्योंकि आपने गुड्स को बेचा नहीं है, राइट। लिख लो। अब नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, आप लोग हेडिंग लिखो, गुड्स यूज्ड टू मेक एन एसेट। गुड्स यूज्ड टू मेक एन एसेट, इसका मीनिंग क्या है? आपने अपने गुड्स को यूज किया और एसेट बना दिया, ठीक है। और इसका क्या मतलब हुआ, सुनो ध्यान से। मान लो आपका टिम्बर का काम है, वुड का, वुड या फिर इसको टिम्बर बोलते हैं, आपका इसका काम है। कीर्ति नगर में बहुत बड़ी मार्केट है, फर्नीचर मार्केट, टिम्बर मार्केट, आपका वहां पे काम है, ठीक है। आप बल्क में वुड खरीदते हो और आगे बेचते हो, होलसेल का काम है आपका। अब आपने अपने ही वुड को यूज करके अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर बना दिया। फर्नीचर खरीदा नहीं है किसी से, अपने गुड्स को यूज करके बना दिया, ठीक है। तो एसेट रेडी हो गया, एसेट तैयार हो गया। तो एसेट क्या होता है? डेबिट। तो एसेट तो आ गया, ठीक है। अगर आप एसेट को खरीदते हो तो एंट्री होती है एसेट टू कैश, क्योंकि एसेट इंक्रीज इन एसेट और कैश गया डिक्रीज इन एसेट। बट आपने एसेट खरीदा नहीं है तो कैश तो गया नहीं, ठीक है। आपने क्या यूज करके बनाया? गुड्स को यूज करके, तो गुड्स कम हो गए, तो इसकी एंट्री होगी एसेट टू परचेजेस, ठीक है। पॉइंट क्या है? आपने अपने ही गुड्स को, जिन गुड्स का आपका काम है, उसको यूज करके अपने लिए एसेट बना लिया, बेचने के लिए नहीं, अपने लिए एसेट बना लिया, तो एसेट आ गया। और क्या कम हो गए? गुड्स कम हो गए, तो एसेट टू परचेजेस, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग लिखो, इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपके डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड है, बहुत ध्यान से सुना। सपोज आपके पास एक कार है, चलो आपके पास छोड़ो, आपके पड़ोसी के पास एक कार है, ठीक है, और उनकी कार चोरी हो गई, पड़ोसी की कार चोरी हो गई। तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई, सारा लीगल वर्क हुआ, पेपर वर्क हुआ, सब अच्छे से हुआ। पुलिस इस कार को नहीं ढूंढ पाई, तो आपके पड़ोसी टेंशन में बैठे हैं। बट उनके पास इंश्योरेंस थी, उन्होंने कार की इंश्योरेंस करवाई हुई थी। तो उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को फोन किया, उन्हें बुलाया, और इंश्योरेंस कंपनी के आगे प्रूफ हो गया कि हाँ सच में चोरी हुई है, प्लस पुलिस वेरिफिकेशन भी है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा हम आपको पैसे दे देंगे, बट 3 महीने बाद, टाइम लगता है प्रोसेस में, ठीक है। तो मान लो वो कार 5 लाख की थी जब खरीदी थी, बट आज थोड़ी पुरानी हो गई, तो आज उसकी वैल्यू पेपर्स में 3 लाख के आसपास थी। इंश्योरेंस पेपर में उसकी वैल्यू 3 लाख के अराउंड थी। तो इंश्योरेंस कंपनी पूरे पैसे नहीं देगी, 2,60,000 या 2,70,000 के आसपास देगी, थोड़ा सा वो कट करते हैं, ठीक है। तो 30-40 हजार का नुकसान होगा आपको, बाकी पैसे मिल जाएंगे। अब आप ये बताओ, आपको पता है कि इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे, तो आपके लिए वो एसेट या लायबिलिटी? 3 महीने बाद पैसे आने हैं, तो आपके लिए एसेट। क्यों? क्योंकि पैसा आना है। तो इसके लिए एक नोट लिखो, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल इज एन एसेट फॉर अस। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, अभी आना है, इज एन एसेट फॉर अस टिल द अमाउंट इज रिसीव्ड। जब तक वो पैसे मिल नहीं जाते तब तक वो हमारे लिए एसेट है, जैसे ही पैसे मिलेंगे बात खत्म, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल इज एन एसेट फॉर अस टिल द अमाउंट इज रिसीव्ड। क्लियर? तो बेसिकली इंश्योरेंस क्लेम हमारे लिए एसेट होता है। अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आएगा कि सर एसेट किस बात का?
हम तो बल्कि हर साल इंश्योरेंस भरते हैं, तो हमारे लिए खर्चा होता है, तो बिल्कुल खर्चा होता है। ध्यान से सुनना, जो इंश्योरेंस प्रीमियम आप हर साल भर रहे हो, आप अपने डैड से पूछना, जैसे उनके पास कार है 5 लाख की, तो हर साल 10 to 15,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम डिपॉजिट करवा रहे हैं वो, ठीक है, भर रहे हैं। तो ये 10-15 हजार उनके लिए खर्चा है एवरी ईयर, हर साल ये खर्चा होता है, ठीक है। ये खर्चा हम क्यों करते हैं? सेफ्टी के लिए, ताकि आगे अगर कार चोरी हो तो इंश्योरेंस करवा रखिए। तो हर साल हमारे ये पैसे जा रहे हैं और ये पैसे वापस नहीं आते, जो गए वो गए, ठीक है। अगर कार चोरी नहीं हुई तो ये पैसे हमें नहीं मिलते वापस, ये तो खर्चा हो गया। बट अगर कार चोरी हो गई, तब जो 3 महीने बाद पेमेंट आनी है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, पैसा आना है, वो हमारे लिए एसेट होता है, क्योंकि वो तो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम जो हर साल भरते हैं हम, कार का, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब खर्चा होता है, ठीक है। बट जब कार चोरी होती है और पैसा आएगा, वो हमारे लिए एसेट होता है, फिर उन पैसों से आप नई कार खरीद लेना, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अब पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग लिखो पॉइंट नंबर 1, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर रुपीज 1 लाख। 1 लाख के गुड्स जल गए, ठीक है। आपकी फैक्ट्री या गोडाउन में गुड्स पड़े थे, वो जल गए, तो आपके लिए नुकसान है। तो इसकी एंट्री क्या होती है? लॉस बाय फायर टू परचेजेस। आपके गुड्स जल गए तो आपके लिए नुकसान, और लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंस या लॉस। और जब गुड्स खरीदते हो तो परचेज डेबिट होती है, अब गुड्स गए, खराब हो गए, तो परचेज क्रेडिट हो गई, ठीक है। लॉस बाय फायर टू परचेजेस, यहां तक तो आपको आता है। सेकेंड पॉइंट, इन केस गुड्स वर इंश्योर्ड। अब ये नया पॉइंट है आपके लिए, इन केस गुड्स वर इंश्योर्ड। अब मान लो हम प्रोपराइटर हैं, ठीक है, मालिक हैं, हमारे गुड्स जल गए, तो हमारा नुकसान हो गया और हम टेंशन में बैठे हैं। तो मैनेजर आया और उसने बताया कि सर टेंशन मत लो, हमारे गुड्स की इंश्योरेंस थी, हमने इंश्योरेंस करवा रखी थी, तो ऑब्वियसली मुझे थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन होगी, क्योंकि अब मुझे पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैंने इंश्योरेंस करवा रखी है तो मुझे उम्मीद है कि 3 मंथ्स के बाद पैसे मिल जाएंगे, तो हमारे लिए एक उम्मीद तो आ गई कम से कम। और वो उम्मीद हमारे लिए क्या है? एसेट। एसेट क्यों है? क्योंकि पैसा आएगा, राइट। और इंक्रीज इन एसेट क्या होते हैं? डेबिट। तो हम एंट्री करेंगे इंश्योरेंस कंपनी जिनसे हमें उम्मीद है कि पैसा आएगा, इंक्रीज इन एसेट डेबिट टू लॉस बाय फायर। अब ये एंट्री कैसे हुई? सुनो, मैनेजर ने हमें बताया कि सर गुड्स की इंश्योरेंस है, तो उम्मीद आ गई कि पैसा आने वाला है, एसेट तो हो गया डेबिट। अगर वो पैसा आने वाला है तो ऑब्वियसली हमारा लॉस कवर हो जाएगा, जो नुकसान हुआ था वो तो अब खत्म होने वाला है। तो लॉस जब खत्म होगा, डिक्रीज इन लॉस क्रेडिट, तो ये हो गया डिक्रीज इन एक्सपेंस या फिर लॉस। दोबारा सुनो, अगर इंश्योरेंस मिलेगी, ठीक है, जो उम्मीद है हमें कि मिल जाएगी, तो हमारे लिए एसेट, पैसा आएगा। और जब वो उम्मीद आ गई तो ऑब्वियसली नुकसान तो कवर हो गया। अब किस बात का नुकसान? जो गुड्स जले थे वो तो पैसे आने वाले हैं, तो नुकसान कवर हो गया। डिक्रीज इन एक्सपेंस के होते हैं क्रेडिट, ठीक है। पैसे कितने आएंगे वो बात की बात है, फिलहाल तो उम्मीद दिखा दो कि 1 लाख के जो गुड्स जले थे वो नुकसान खत्म होने वाला है और पैसा आने वाला है। 3 महीने बाद देखेंगे कितना पैसा आया, ठीक है। यहां तक लिख लो। तो हम आगे करते हैं। सबसे पहले हमारे गुड्स जल गए थे, तो लॉस बाय फायर टू परचेजेस। फिर हमने उम्मीद दिखाई थी कि पैसा आ जाएगा, तो इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर, ठीक है। अब 3 महीने बाद पैसा आया, तो मान लो पूरे पैसे आ गए, फुल क्लेम इज रिसीव्ड। 1 लाख की उम्मीद थी हमें और मान लो पूरे पैसे आ गए। तो देखो, जब इंश्योरेंस के पैसे आते हैं ना, तो वो कैश लेके नहीं आते, वो नॉर्मली चेक से पेमेंट आती है, अकाउंट में आती है, बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो मान लो पूरे 1 लाख आ गए, तो उसकी एंट्री क्या होगी? पैसा आया,
इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट क्या होता है? डेबिट। पैसे आते हैं अकाउंट में, अगर आप कैश लिखोगे तो भी ठीक है, बट बैंक इज बेटर, ठीक है। पैसा आ गया, चलो ठीक है। और जो इंश्योरेंस क्लेम था, जो उम्मीद थी, अब तो वो एसेट खत्म, अब उस पेज को फाड़ के फेंक दो। जो आपने उम्मीद दिखाई थी कि पैसा आने वाला है, आपके लिए एसेट है, अब तो वो एसेट खत्म हो गया ना, दोबारा थोड़ी आएंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी जो आपने अकाउंट ओपन किया था, उस अकाउंट को क्लोज कर दो, डिक्रीज इन एसेट। क्लियर? तो 1 लाख आ गए और आपका एसेट खत्म, राइट। उसके बाद मान लो पूरे पैसे नहीं आए। देखो प्रैक्टिकली लाइफ में यही होता है, पूरे पैसे नहीं आते। अगर 1 लाख की इंश्योरेंस है ना, तो वो पूरे 1 लाख कभी नहीं देंगे, थोड़े कम ही देंगे। तो मान लो पूरे पैसे नहीं आए, जो ज्यादा प्रैक्टिकल है, सपोज 80,000 आए, सपोज, ठीक है। तो बैंक में तो आ गए 80,000, तो आप दिखाओगे बैंक अकाउंट डेबिट 80,000, इंक्रीज इन एसेट, पैसा आ गया। आपको पता है चाहे कैश आए या बैंक आए, जब भी पैसे आएंगे डेबिट, ठीक है। जो आपका एसेट था वो तो पूरा खत्म, ये तो है नहीं कि बाकी के 20,000 बाद में आने वाले हैं, ऐसा तो है नहीं। तो वो जो पेज तो फाड़ के फेंकना ही है। तो जो इंश्योरेंस कंपनी का एसेट था, इंश्योरेंस कंपनी, वो एसेट तो पूरा खत्म। ऑब्वियसली 80,000 जो आए हैं वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, दोबारा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। 20,000 का हमें नुकसान हो गया, 20,000 रुपए नहीं आए, नुकसान हो गया, डेबिट होगा, क्योंकि लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट। बट किस नाम से दिखाऊं? क्या डिस्काउंट अलाउड दिखाऊं? क्या मैंने उनको डिस्काउंट दिया है? ऑब्वियसली आप तो अपनी मर्जी से डिस्काउंट दोगे ही नहीं, तो ये डिस्काउंट तो नहीं है, ठीक है। वो तो डेटर क्रेडिटर के अंदर होता है। इंश्योरेंस कंपनी को डिस्काउंट थोड़ी देंगे कि चलो सर कोई बात नहीं, कम पेमेंट कर दो, तो डिस्काउंट तो नहीं है। क्या ये बैड डेट्स है? बैड डेट्स भी नहीं है, वो कोई डेटर थोड़ी है जो डूब गए, ये बैड डेट्स भी नहीं है। तो ना डिस्काउंट आएगा ना बैड डेट्स आएगा। यहां पे आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है तो लॉस ही, इंक्रीज इन एक्सपेंस एंड लॉस, बट ये डायरेक्टली जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसी नाम से आता है, ठीक है। और लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट। दोबारा सुनो, पैसे आए 80,000, तो बैंक में आ गए 80,000, एसेट तो पूरा खत्म हो गया, क्योंकि दोबारा तो पैसे देने आएंगे नहीं। वो जो 20,000 का नुकसान हो गया, वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम डायरेक्टली उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाते हैं, इसके लिए कोई और नाम नहीं रखा गया, ठीक है। आई होप थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। तो अगर पूरे पैसे आ गए तो बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी, पूरा पैसा आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा। और अगर थोड़े से पैसे नहीं आए, 10-20,000 का नुकसान हुआ, तो वो अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। क्लियर? लिख लो। अब एग्जाम्पल करते हैं। आपको लिखो एग्जाम्पल नंबर 1, गुड्स लॉस बाय फायर ₹1 लाख, गुड्स लॉस बाय फायर ₹1 लाख, गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड, गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड। अब देखना ध्यान से, आपके 1 लाख के गुड्स जल गए, तो सबसे पहले तो नुकसान हो गया, तो इसकी एंट्री हो गई लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर टू परचेजेस, राइट। 1 लाख के गुड्स जल गए तो इंक्रीज इन एक्सपेंस या लॉस, 1 लाख का नुकसान हो गया। बट गुड्स इंश्योर्ड नहीं थे, इंश्योरेंस करवाई नहीं, फिर तो बात ही खत्म हो गई, आगे कोई एंट्री होगी नहीं। जब इंश्योरेंस करवाई नहीं तो फिर किस बात की उम्मीद? कोई उम्मीद भी नहीं होगी, पैसे तो आने ही नहीं वाले, ठीक है। तो अगर इंश्योरेंस नहीं है तो बात यहीं पे खत्म हो जाएगी, बस आपको नुकसान दिखाना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, गुड्स लॉस बाय फायर ₹1 लाख, गुड्स लॉस बाय फायर ₹1 लाख, 1 लाख के गुड्स जल गए। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम एंड पेड इन फुल। इस बार इंश्योरेंस कंपनी ने पूरे पैसे दे दिए। तो सबसे पहले तो गुड्स जले, ठीक है। तो पहली एंट्री होगी लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर टू परचेजेस। सबसे पहले तो गुड्स 1 लाख के जल गए,
तो ये हो गया हमारे लिए लॉस, इंक्रीज इन एक्सपेंस या लॉस बाय फायर टू परचेजेस। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप ये वाली एंट्री करोगे कि गुड्स जल गए, उसके बाद मैनेजर बताएगा कि सर टेंशन नहीं है, इंश्योरेंस है, तो हमें उम्मीद आएगी कि पैसा मिल जाएगा, तो फिर उम्मीद जागेगी कि पैसे आ जाएंगे, तो वो उम्मीद हमारे लिए एसेट है। तो फिर एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर, क्योंकि हमारे लिए एसेट है कि पैसा आ जाएगा और हमारा नुकसान कवर हो जाएगा। तो एक तो उम्मीद आ गई, मतलब एसेट की पैसा आ जाएगा, अभी आया नहीं है, आएगा, और जो नुकसान है अब वो कवर हो जाएगा, तो टेंशन खत्म। ठीक है, फिर 3 मंथ्स के बाद पैसे आएंगे, और कितने आए, पूरे पैसे आए, तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, तो जो ये एसेट है अब वो खत्म हो जाएगा, अब तो पैसे आ गए, अब किस बात का एसेट, तो बैंक अकाउंट टू इंश्योरेंस कंपनी। फिर जब पैसे आ गए तो बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा और एसेट खत्म। क्लियर? तो सबसे पहले गुड्स जलेंगे, फिर उम्मीद आएगी, और उसके बाद पैसा आएगा। अब आप बोलोगे सर हमें क्या ये तीनों एंट्रीज करनी है? बिल्कुल, आपको ये तीनों एंट्रीज करनी है। तो एक पॉइंट के लिए आपको तीनों एंट्रीज करनी पड़ेंगी, भले ही ये 1 मार्क्स में आए या 2 मार्क्स में आए, आपको ये तीनों एंट्रीज लिख के करनी है। आप इसको डायरेक्टली शॉर्टकट नहीं कर सकते कि सर हम डायरेक्टली लास्ट एंट्री कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा, ये तीनों करनी जरूरी है। ठीक है, लिख लो। अब करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। पेपर्स में नॉर्मली यही एग्जांपल आता है, बस फिगर्स अलग होंगी। ठीक है, गुड्स लॉस बाय फायर 1 लाख, गुड्स लॉस बाय फायर 1 लाख, इंश्योरेंस कंपनी accepted the claim, insurance company accepted the claim and paid 60,000। ठीक है, जो प्रैक्टिकली होता है, पूरे पैसे तो मिलते ही नहीं, तो इसको मार्क करो इंपॉर्टेंट। 1 लाख के गुड्स जले, बट इंश्योरेंस कंपनी ने 60,000 दिए। तो सबसे पहले तो गुड्स जले, उसकी एंट्री लॉस बाय फायर टू परचेजेस, गुड्स जल गए 1 लाख के। ठीक है, ये हमारे लिए नुकसान। फिर इसके बाद हमें उम्मीद है कि पैसे मिल जाएंगे, अभी हमें नहीं पता कितने मिलेंगे, अभी तो बस उम्मीद है। मैनेजर ने बताया कि सर इंश्योरेंस तो है, तो आज हम उम्मीद दिखाएंगे, और उम्मीद हमें पूरे 1 लाख की होगी, हमें क्या पता कितना मिलना है। ठीक है, तो उम्मीद दिखाई इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर। अभी हमें उम्मीद है कि पूरा 1 लाख मिल जाएगा। ठीक है, तो जो एसेट आएगा ना, जो हमें उम्मीद आएगी, वो पूरे 1 लाख की आएगी, और नुकसान कवर होने वाला है। बट 3 महीने बाद मालूम पड़ा कि पैसे आ रहे हैं सिर्फ 60,000, तो बैंक में पैसा कितना आया? 60,000। ठीक है, जो आपका एसेट था, जो उम्मीद थी, वो तो खत्म, उसको फाड़ के फेंक दो। तो टू इंश्योरेंस कंपनी, जो आपका एसेट था वो पूरा खत्म, क्योंकि बाद में तो कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, अब 1 लाख की उम्मीद थी, बट पैसे कितने आए? 60, तो नुकसान कितना हो गया? 40,000। वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस 40। तो बेसिकली अगर देखा जाए ना, तो अल्टीमेटली नुकसान हुआ कितना इस पूरे प्रोसेस में? गुड्स जल गए, फिर उम्मीद आ गई, फिर पैसा आ गया, अल्टीमेटली नुकसान हुआ कितना? 40,000। पता है क्यों? 60,000 तो आ गए, अगर 1 लाख के गुड्स जले भी हैं, 60,000 तो आ गए, अल्टीमेटली नुकसान कितना है? 40, और वो हमने दिखा दिया एक्सपेंस में। ठीक है, तो आप ये मत सोचना सर पूरे 1 लाख की उम्मीद क्यों दिखा रहे हो, इधर तो पैसे आने ही नहीं, अल्टीमेटली हम नुकसान तो दिखाई रहे ना। तो एट दी एंड हमने 40 का नुकसान दिखा दिया और 60,000 अकाउंट में दिखा दिए, बाकी कुछ भी नहीं होगा, बस गुड्स जल चुके हैं और अल्टीमेटली 60,000 यहाँ पे आ गए, 40 का नुकसान आ गया, ऐसे तो खत्म हो ही गया। ठीक है, देख लो।
आज का लास्ट एग्जाम्पल नंबर 4। गुड्स लॉस्ट बाय फायर 1 लाख, गुड्स लॉस्ट बाय फायर 1 लाख, इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम। गुड्स लॉस्ट बाय फायर 1 लाख, इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम। अब हुआ क्या, सबसे पहले गुड्स जल गए 1 लाख के, तो पहली एंट्री तो करनी है लॉस बाय फायर 2 परचेजेस। ठीक है, ये तो नॉर्मल एंट्री हो गई जो आप करते हो। एग्जाम्पल 1 में मैंने लिखवाया था कि इंश्योरेंस थी ही नहीं, फिर तो यहीं पे बात खत्म हो गई। बट इस बार इंश्योरेंस है, तो पहले हमें उम्मीद थी कि पूरे 1 लाख रिकवर हो जाएंगे, तो सबसे पहले तो उम्मीद दिखाओ, इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर। आपको उम्मीद है कि 1 लाख रिकवर हो जाएगा, बट जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो इंश्योरेंस वालों को मालूम पड़ा कि गलती आपकी थी। ठीक है, ये नेचुरल नहीं था, आपकी साइड से मिस्टेक हुई है इसलिए आग लगी है, तो उन्होंने क्लेम रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा हम नहीं दे रहे पैसे। तो ऑब्वियसली जब क्लेम रिजेक्ट हो गया तो बैंक अकाउंट में तो कुछ आया ही नहीं। ठीक है, तो बैंक नहीं आएगा और आपका एसेट तो खत्म। ठीक है, अब तो पैसे मिलने ही नहीं और सारा का सारा नुकसान किसका हो गया, आपका, क्योंकि गलती भी आपकी थी। तो अब क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इन शॉर्ट जो आपको उम्मीद थी कि पैसा आने वाला है, अब वो नहीं आया, तो आपका एसेट खत्म और सारा का सारा नुकसान किसका हो गया, आपका। अब आपको बुरा लगे अच्छा लगे, बट उन्होंने तो मना कर दिया और आप उनके अगेंस्ट कोई केस नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो अगर पैसे मिल गए, मान लो 70,000 80,000, तो थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। पैसे नहीं मिले तो सारा का सारा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल 1 और इसमें क्या फर्क है वो ध्यान से देख लो बस। एग्जाम्पल 1 में इंश्योरेंस थी ही नहीं, तो बात यहीं पे खत्म हो गई थी। इस बार इंश्योरेंस है, तो पहले उम्मीद तो हमने दिखाई और फिर दिखाया कि पैसे नहीं आए। ठीक है, ये लिख लो। बाकी आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे न्यू टॉपिक। सी यू।